नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th का जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का। विसरण और प्रासरण में क्या अंतर है। चाहे आप क्लास 9th में है तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विसरण और प्रासरण में अंतर। तो विसरण और प्रासरण में अंतर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। यदि आप विसरण और प्रासरण में अंतर समझने के लिए आए हैं तो सही वीडियो देख रहे हैं। चलिए लेकर चलते हैं, आप लोगों को बताते हैं विसरण और प्रासरण में क्या अंतर है। तो क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखना है, आप लोगों को उत्तर दे देना है। उत्तर देने के बाद एक साइड में लिखना है विसरण और दूसरा साइड में लिखना है प्रासरण। एक साइड में विसरण और दूसरे साइड में प्रासरण लिखने के बाद आपको बीच में एक लकीर खींचना है, फिर उसके बाद ही लिखना है ये जो है एक साइड में विसरण और दूसरे साइड में प्रासरण। तो विसरण में और प्रासरण में जो 1 नंबर में विसरण लिख रहे हैं जो अंतर, उसी का जो है प्रासरण में लिखना है। 2 नंबर में लिख रहे हैं तो इसका भी 2 नंबर में लिखना है आप लोगों को अंतर संबंधी क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोगों को पहला अंतर लिखना है कि विसरण में जो होता है, विसरण क्रिया सभी पदार्थों में होता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैसों में भी हो सकता है। यानी विसरण की क्रिया ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में तथा गैस अवस्था तीनों अवस्था में होता है। और प्रासरण की क्रिया जो होता है ये केवल द्रव तथा उसमें विलय पदार्थों में ही होता है। यानी द्रव पदार्थ जो होता है, पानी जैसा पदार्थ, तेल जैसा पदार्थ, उस पदार्थ में प्रासरण की क्रिया होता है। और केवल जो होता है विलय पदार्थों में होता है, जो मिल यानी जो है मिल जाए किसी चीज़ में, ऐसे पदार्थों में होता है। दूसरा अंतर है कि विसरण के लिए जो है किसी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। विसरण की क्रिया जो होता है इसमें किसी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्रासरण के लिए जो है अर्धपारगम झिल्ली या वर्णात्मक पारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। विसरण में कोई झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्रासरण में जो होता है अर्धपारगम झिल्ली का या तो वर्णात्मक पारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। तीसरा अंतर है कि विसरण सभी दिशाओं में होने वाली क्रिया है। नहीं जो है विसरण जो होता है सभी दिशाओं में होने वाली क्रिया है, लेकिन प्रासरण जो होता है ये निश्चित दिशा या दिशाओं में होने वाली क्रिया होता है। विसरण की क्रिया जो होता है ये किधर भी हो सकता है, ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ और इसके साथ साथ पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ, चारों तरफ हो सकता है, ऊपर नीचे इधर उधर चारों तरफ हो सकता है विसरण की क्रिया। लेकिन प्रासरण की क्रिया जो होता है एक निश्चित दिशा में होता है। यदि ऊपर की दिशा में होगा तो ऊपर की दिशा में ही, इधर की दिशा में होगा तो इधर की दिशा में, यानी एक ही दिशा में होता है ये प्रासरण की क्रिया। चलिए अब आप लोग को बताते हैं चौथा अंतर। चौथा अंतर है विसरण और प्रासरण में कि विसरण जो होता है इस क्रिया में कोई विशेष दाब नहीं पैदा होता है। विसरण की क्रिया में कोई भी विशेष दाब पैदा नहीं होता है, लेकिन प्रासरण की क्रिया में जो होता है प्रासरण दाब होता है जो विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। विसरण की क्रिया में कोई भी विशेष दाब पैदा नहीं होता है, लेकिन प्रासरण की क्रिया जो होता है इसमें प्रासरण दाब उत्पन्न होता है जो कि विलयन की सांद्रता पर ये निर्भर करता है। आगे है पांचवा अंतर है कि विसरण क्रिया अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब की ओर होती है, जबकि प्रासरण क्रिया कम प्रासरण दाब वाले विलयन से अधिक प्रासरण दाब वाले विलयन की ओर होती है। यानी जो होता है विसरण की क्रिया जो होता है जिधर ज़्यादा होता है उधर से, मान लीजिए इधर ज़्यादा पानी है, इधर में किसी चीज़ में कम पानी है तो इधर से इधर की तरफ जाएगा, यानी ज़्यादा से कम की तरफ जाता है विसरण की क्रिया। लेकिन यहीं पर जो होता है प्रासरण की क्रिया जो होता है ये कम से ही ज़्यादा की ओर जाता है, जिधर कम है इधर से ज़्यादा की ओर जाता है, तो ये प्रासरण की क्रिया होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे विसरण में ये मान लीजिए ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, अगर ज़्यादा से कम की ओर जाएगा तो विसरण की क्रिया और कम से ज़्यादा की ओर जाएगा तो प्रासरण की क्रिया। इस तरीके से होता है विसरण और प्रासरण में। आप लोगों को 5 अंतर बताए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।